मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग कोशिका निलंबन संवर्धन माध्यम के बारे में बात कर रहे थे कि कोशिका निलंबन संवर्धन माध्यम किस प्रकार से तैयार होता है, कैसे इसमें सिंगल सेल को प्रिपेयर किया जाता है, क्या इसके यूजेज होते हैं और कैसे हम कोशिका की आयु को देखते हैं कि कोशिका जीवित है या कोशिका मर गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम कोशिका टोटिपोटेंसी की, कोशिका पूर्ण सशक्तता। कोशिका पूर्ण सशक्तता। सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। यहाँ सेल्यूलर टोटिपोटेंसी की जो सर्वप्रथम जो बात की थी, तो यहाँ जो सर्वप्रथम बात की थी वो की थी स्लाइडेन और श्यान ने। कोशिका पूर्ण सशक्तता की जो बात की थी वो स्लाइडेन और श्यान ने की थी, श्वान ने। लेकिन इसको जो बताया था या फिर कहें कि प्रायोगिक रूप ने जिसने इसको बताया था, तो प्रायोगिक रूप में स्लाइडेन और श्वान ने ही नहीं बताया था। प्रायोगिक रूप से इसको हेवरलैंड ने समझाया था। प्रायोगिक रूप से हेवरलैंड ने समझाया था। और हेवरलैंड ने क्या बताया कि यदि किसी कोशिका और किसी कोशिका में कोई एक कोशिका किसी एक सेल को समुचित पोषण और वातावरण दें, पोषण व वातावरण दें, तो ये किसका निर्माण कर लेती है? प्लांट का। अकॉर्डिंग टू हेवरलैंड, इन्होंने क्या कहा कि अगर किसी कोशिका को समुचित पोषण दें और समुचित पोषण के साथ साथ उसको उचित वातावरण दें, तो एक कोशिका के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये कोशिका कंप्लीट एक पादप का निर्माण कर सकती है। और इस चीज को इन्होंने क्या कहा था? टाइटोबिट। हेवरलैंड ने इसको टाइटोबिट कहा था, टाइटोबिट कहा था। और इसी टाइटोबिट को क्या कहा गया? टोटिपोटेंसी, पूर्ण सशक्तता कहा गया। इसी टाइटोबिट को पूर्ण सशक्तता कहा गया। अब यहाँ पर टोटिपोटेंसी होती क्या है, कोशिका पूर्ण सशक्तता होती क्या है? तो यहाँ पर अगर हम कोशिका पूर्ण सशक्तता की बात करें तो प्रायोगिक तौर से, प्रैक्टिकली, क्योंकि हमने बात की थी कैलस की, हमने एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट से कैलस का फॉर्मेशन किया या कैलस को रेडी किया। तो यहाँ प्रैक्टिकली रूप से हम कैलस के द्वारा बता सकते हैं कि यहाँ सभी सेल्स टोटिपोटेंट होती हैं या नहीं होती हैं। तो जो कैलस होता है, कैलस की सारी सेल, सभी सेल टोटिपोटेंट नहीं होती। अगर सभी सेल्स टोटिपोटेंट हों तो जितनी भी कोशिका होंगी एक कैलस के अंदर, सभी को अगर हम सिंगल सेल में परिवर्तित करने में समर्थ हों या फिर सफल हो जाएं, तो प्रत्येक कोशिका के द्वारा एक नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ सभी सेल टोटिपोटेंट नहीं होती हैं। तो यहाँ सभी की जगह क्या कह सकते हैं हम? कुछ सेल होती है। सभी सेल ना होकर के क्या होती हैं? कुछ सेल होती हैं। और ये कुछ सेल भी क्या होती हैं? जाति विशिष्ट, जाति पर डिपेंड होती है। सभी सेल ना होकर के कुछ सेल होती हैं और कुछ सेल भी यहाँ पर जाति विशिष्ट होती हैं। पूर्ण सशक्तता की जो अभिव्यक्ति है वो जाति विशिष्ट होती है। जो पूर्ण टोटिपोटेंसी है, पूर्ण सशक्तता की जो अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति जाति विशिष्ट होती है। प्रत्येक पादप जाति के लिए भिन्न भिन्न होती है। किसी प्रजाति के अंदर बहुत कम अभिव्यक्ति की क्षमता होती है, किसी प्रजाति में बहुत अधिक अभिव्यक्ति की क्षमता होती है। जैसे हम लोअर एनिमल्स की बात करते हैं, तो लोअर एनिमल्स के अंदर
एक विशिष्ट क्षमता पाई जाती है। जितने लोअर एनिमल्स की तरफ जाएंगे उतनी ही उनके अंदर क्या कैपेसिटी पाई जाती है कि उनके शरीर का प्रत्येक पार्ट या कहें प्रत्येक कोशिका अगर टूट कर अलग हो जाए तो प्रत्येक कोशिका एक नए एनिमल का निर्माण कर लेती है। तो ये क्या है, सेल के अंदर टोटीपोटेंसी उपस्थित है, पूर्ण सशक्तता उपस्थित है कि वो अपने दम पर पूरे के पूरे एनिमल का निर्माण कर रही है। इसी प्रकार लोअर प्लांट्स की तरफ जाएं और लोअर प्लांट्स में भी इसी प्रकार की कैपेसिटी पाई जाती है। जैसे हम लोगों ने एल्गी की बात की थी, एल्गी है, फंजाई है, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते हो, तो इनके अंदर क्या पाई जाती है कि इनका जो थैलस है या इनका जो फ्लामेंट है जितने पार्ट में टूटता है प्रत्येक पार्ट एक नए फ्लामेंट का या एक प्रत्येक पार्ट एक नए थैलस का निर्माण करता है। तो इसका मतलब जाति विशिष्ट होती है, सभी जातियों में समान क्षमता नहीं पाई जाती। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होती जाती है, सेल्स की क्षमता कम होती जाती है। लेकिन फिर भी हम बात करें कि यहाँ पर जो कोशिका की अभिव्यक्ति है इसकी पूर्ण सशक्तता की, ये कुछ बातों पर डिपेंड करती है। हम बात कर रहे हैं कैलस की, क्योंकि हायर प्लांट्स में हम यहाँ कैलस का फॉर्मेशन लोअर प्लांट्स का नहीं कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, हायर प्लांट्स का। तो हायर प्लांट्स में जब हम कैलस का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पूर्ण सशक्तता निम्न 3 बातों पर डिपेंड होती है। 3 बातें कौन कौन सी हैं? जब हमने कैलस फॉर्मेशन किया है तो इस कैलस की जो द्विगुणित सेल होती हैं, जो द्विगुणित सेल्स होती हैं, ये द्विगुणित सेल्स ही किसको शो करेंगी, पूर्ण सशक्तता को प्रदर्शित करेंगी। ये द्विगुणित सेल ही, डिप्लॉयड सेल्स ही क्या करेंगी, पूर्ण सशक्तता को शो करेंगी, प्रदर्शित करेंगी। सिंगल सेल में ये कैपेसिटी, सॉरी अगुणित सेल में ये कैपेसिटी नहीं पाई जाती। दूसरा कैलस है, कैलस की क्या है, सेल। कैलस के अंदर भी तो कोशिका उपस्थित है। इस कोशिका के अंदर का माध्यम, और कोशिका किस में उपस्थित है, पोषक पदार्थ में या कोश माध्यम में। इस पोषक पदार्थ का माध्यम, और माध्यम में भी क्या, एंजाइम। यहाँ कोशिका के अंदर किस प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित हैं और अधिक संख्या में कैसे एंजाइम उपस्थित हैं, निरोधी हैं या अग्रेसिव वाले हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, उसके ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं। पोषक पदार्थ में किस प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित हैं, तो यहाँ ये चीज़ भी किसको डिपेंड करेगी, पूर्ण सशक्तता को निर्धारित करेगी। अगर कोशिका के अंदर एवी अधिक मात्रा में, एब्सिसिकम, बाहर वातावरण में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में है, जिब्रेलिन अधिक मात्रा में, क्योंकि बाहर तो हम डाल रहे हैं पोषक माध्यम रेडी हमारे द्वारा किया हुआ है, उसमें हमको किस प्रकार से एंजाइम्स को मिलाना है तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं, कम करना है या ज़्यादा करना है, उसमें लेवल कितना रखना है। तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग क्या होगी, सेल भी क्या करेगी, पूर्ण सशक्तता को प्रदर्शित करेगी। तो दूसरी हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम लेवल, कोशिका के अंदर का एंजाइम लेवल और कोशिका के बाहर का जो एंजाइम लेवल है वो भी किसके आधार पर किसको शो करेगा, पूर्ण सशक्तता को शो करेगा। अगर लेवल बिल्कुल राइट है तो कोशिका क्या होगी, एक कोशिका पूरे पादप का निर्माण कर देगी, और अगर लेवल सही नहीं है, अप एंड डाउन है, तो क्या होगा, कोशिका पूर्ण सशक्तता प्रदर्शित नहीं करेगी। एंड लास्ट कैलस का संगठन। कैलस का संगठन, कैलस का संगठन किस प्रकार का है, कैलस का संगठन भंजनशील है, कैलस का संगठन भंजनशील है, ठोस है, किस प्रकार का है, क्योंकि भंजनशील जो भ्रोरे कैलस होते हैं, सेल्स आसानी से एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं, लेकिन जो ठोस कैलस होते हैं टाइटली एक दूसरे से सेल्स बंधी हुई होती हैं, तो इनको पृथक करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अगर जैसे हम ब्लेड से कर रहे हैं तो सारी सेल्स तो सही नहीं होंगी, वो सेल्स बीच में से भी कटेंगी और वो क्या हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो यहाँ जो कैलस का संगठन है, कैलस का संगठन भी पूर्ण सशक्तता को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अगर
बंधनशील अवस्था में है कैलस तो शायद अधिक शो करेगा, और ठोस अवस्था में है तो कम शो करेगा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, जो हम इतनी देर से यहाँ पर भाषण दे रहे हैं कि जो टोटिपोटेंसी होती है कोशिका की किस आधार पर शो होती है, किस जाति के अंदर किस प्रकार से मिल सकती है, जाति विशिष्ट होती है, तो यहाँ इसका यूज क्या होता है। तो देखिए, अगर हम इसके उपयोग की बात करें, इसके उपयोग की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास में कोई एक कोशिका है, हमारे पास में अगर कोई एक कोशिका है और इस कोशिका में पूर्ण सशक्तता की कैपेसिटी है, तो ये एक कोशिका किसका निर्माण कर लेगी, कंप्लीट पादप का निर्माण कर लेगी। अगर ये गुण कोशिका के अंदर नहीं होता तो कोशिका एक पादप का निर्माण नहीं कर सकती थी। तो एक कोशिका के द्वारा कंप्लीट पादप का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, हमारे पास में टाइम क्या है, कम। अगर हमको क्या चाहिए, प्रोडक्शन अधिक, टाइम कम है और प्रोडक्शन क्या चाहिए, अधिक। तो हमारे पास में ये इतना सिंपल सटीक जरिया है कि यहाँ कम समय में, क्योंकि कैलस फॉर्मेशन करेंगे, कैलस की सेल्स को क्या करेंगे, पृथक, कैलस की सेल्स को क्या करेंगे, पृथक, क्योंकि सिंगल सेल्स, एक सिंगल सेल्स के अंदर अगर ये कैपेसिटी है टोटिपोटेंसी की, तो सिंगल सेल से प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, प्रत्येक सेल प्लांट निर्माण में सक्सेस होगी। तो कम से कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में पादपों का निर्माण किया जा सकता है। एंड लास्ट, ऐसी जातियां जो विलुप्ति के कगार पर हैं, विलुप्ति के कगार पर हैं, या फिर कहें विलुप्त जातियां, अगर इन जातियों को हमें बचाना है, बहुत कम मात्रा में उपस्थित होती, संख्या में उपस्थित होती है, मात्रा नहीं कहेंगे, बहुत कम संख्या में उपस्थित होती हैं, अगर इनको हमको बचाना, और ऐसी जातियां कहाँ मिलती हैं, रेड डाटा बुक में, इस प्रकार की जातियां कहाँ मिलती हैं, रेड डाटा बुक में। तो यहाँ अगर इन जातियों को हमको बचाना है, इन फ्यूचर सिक्योर करना है कि जिससे भविष्य में क्या रहें, ये सुरक्षित रहें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सेल्स के इन जातियों के एक्सप्लांट लेंगे, एक्सप्लांट से कैलस फॉर्मेशन करेंगे, कैलस से सिंगल सेल का निर्माण करेंगे, और सिंगल सेल से किसका निर्माण करेंगे, सिंगल सेल के जर्म प्लाज्म को जीन बैंक में सिक्योर कर लेंगे। जो सिंगल सेल का जर्म प्लाज्म होगा, उस जर्म प्लाज्म को क्या करेंगे, जो द्रव नाइट्रोजन होती है, इस द्रव नाइट्रोजन में कभी भविष्य के लिए क्या करेंगे, उसको सुरक्षित रख लेंगे। जब कभी भी हमको आवश्यकता होगी तो यहाँ इस द्रव नाइट्रोजन से निकालकर हम पादप का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटिपोटेंसी होती है, इस टोटिपोटेंसी का विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ कि कोशिका विभेदन क्या होता है। कोशिका विभेदन क्या होता है और कब होता है, क्योंकि बार बार हम किसका बात कर रहे हैं, कैलस की, कैलस से पादप निर्माण की। तो डायरेक्ट कैलस से पादप का निर्माण तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं तो विभेदीकरण की प्रक्रिया होगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका विभेदन। कोशिका विभेदन, एक्सप्लांट लिया, एक्सप्लांट से हमने कैलस का निर्माण किया। कैलस के अंदर कोशिकाओं का जो समूह है, यहाँ सेल्स का जो समूह है, सेल्स जो हैं वो कैसी हैं, अविभेदनशील। कोशिकाएं कैसी हैं, अविभेदनशील। तो हमने
इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि कोशिका से जब किसी आगे का जब विभेदन होता है, तो जब कैलस से जब आगे का विभेदन होता है, तो यहाँ जो कैलस जिस पोषक माध्यम में उपस्थित है, जिस संवर्धन माध्यम में उपस्थित है, ये माध्यम क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक जो कोशिकाएं थी उनके लिए पोषक पदार्थों की रिक्वायरमेंट अलग होगी, और आगे जो सेल्स होंगी उनके लिए पोषक पदार्थों की क्या होगी? रिक्वायरमेंट अलग होगी। क्यों? क्योंकि आगे की सेल्स किसका कार्य करेंगी? विभिन्न अंगों के निर्माण का कार्य करेंगी, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। तो फिर यहाँ हम क्या करते हैं कि इस कैलस को लेकर के कहाँ ले जाते हैं? उपसंवर्धन माध्यम। कैलस को यहाँ उपसंवर्धन माध्यम में लेके जाते हैं, और जब यहाँ उपसंवर्धन माध्यम में लेके जाते हैं, तो इस उपसंवर्धन माध्यम में फिर यहाँ किसका काम स्टार्ट हो जाता है? विभेदीकरण का। यहाँ विभेदीकरण का कार्य स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ? उपसंवर्धन माध्यम में जाकर के क्या हुई है? कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर जो ये विभेदीकरण की प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया या तो जाति पर निर्भर करती है, क्योंकि प्रत्येक जाति में विभेदीकरण की जो प्रक्रिया होती है, डिफरेंशिएशन की जो प्रक्रिया होती है, एक निश्चित समय के बाद अपने आप स्वतः ही स्टार्ट हो जाती है, जाति विशिष्ट होती है। और जाति विशिष्ट होती है तो कैसे होती है? ये स्वतः। अगर ये स्वतः नहीं हो रही तो विशिष्ट तत्वों के द्वारा होगी, और अगर हम विशिष्ट तत्वों का यूज भी नहीं कर रहे तो क्या? एंजाइम्स। तो यहाँ या तो जाति विशिष्ट होगी, या तो कुछ तत्वों के द्वारा होगी, या फिर एंजाइम्स के द्वारा यहाँ पर विभेदीकरण का कार्य स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, विभेदीकरण की जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कैलस को कहाँ लेके गए? उपसंवर्धन माध्यम में। तो जब उपसंवर्धन माध्यम में हम कैलस को लेके गए तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट चेंज है, पोषक तत्व चेंज है, तो यहाँ पर सेल्स में कुछ परिवर्तन होते हैं। तो देखिए, सेल्स में सबसे पहले जो सेल्स होती हैं, जो कैलस की जो सेल्स थी, ये कैलस की सेल्स कैसी थी? ये थी गोल गोल छोटी, साइटोप्लाज्म डेंस, सघन। कोशिकाएं गोल थी, छोटी थी, साइटोप्लाज्म क्या था? सघन था, और पतली सेल वॉल थी। इनके ऊपर क्या थी? पतली सेल वॉल। लेकिन जैसे ही कहाँ लेके गए हम? उपसंवर्धन माध्यम में, तो यहाँ सबसे पहले जो सेल होंगी वो क्या होंगी? सेल्स क्या हो जाएंगी? दीर्घित हो जाएंगी। सेल्स दीर्घित हो जाएंगी। जो गोल थी वो कैसी हो जाएंगी? अंडाकार। एलोंगेशन हो जाएगा सेल्स में। सेल्स कैसी हो जाएंगी? दीर्घित हो जाएंगी, और साथ ही साथ जो सेल वॉल थी वो सेल वॉल कैसी हो जाएगी? मोटी। जब कोशिका दीर्घित होती है तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म डेंस ना होकर के क्या हो जाता है? साइटोप्लाज्म विरल होगा, सेल वॉल मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? आकार में बड़ी हो जाएंगी, और कैसी हो जाएंगी? दीर्घित हो जाएंगी। अब ये तो तब हुआ जब यहाँ उपसंवर्धन माध्यम में कैलस को लेके आए। अब ये यहाँ की अवस्थाएं थी। अब क्या किया हमने? इनको फिर लेके गए। एक उपसंवर्धन माध्यम यहाँ गया, अब हम दूसरे उपसंवर्धन माध्यम में लेके गए, क्योंकि यहाँ जितना भी चेंज होना था वो इस उपसंवर्धन माध्यम में हो गया। अब हमको क्या करना है? अंग निर्माण। तो फिर वापस न्यूट्रिएंट चेंज होंगे, कोशिका की रिक्वायरमेंट वापस चेंज होगी। तो अब क्या करेंगे? जब हम यहाँ पर फिर हमने इसको पोषक माध्यम चेंज किया, तो अब यहाँ पर क्या होगा? वेस्कुलर बंडलों का निर्माण हो जाएगा। वेस्कुलर बंडलों का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कोशिकाएं थी जो मोटी हो गई थी, अब इनके अंदर
वैस्कुलर बंडल, जो कोशिकाएं वैस्कुलर बंडलों का निर्माण करेंगी वो वैस्कुलर बंडलों का निर्माण करेंगी, कुछ यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू का निर्माण करेंगी, कुछ यहाँ पर एपिडर्मल पार्ट का निर्माण करेंगी। तो यहाँ ऑलमोस्ट क्या पादप अंगों का विभेदीकरण स्टार्ट हो गया। सेल्स अपने अपने कार्य में लग जाएंगे। जो कोशिकाएं थी वो किस में बदल गई, टिश्यू में। टिश्यू की हम डेफिनेशन यही तो देते हैं कि समान कोशिकाओं का या विषमांगी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक समान कार्य संपन्न करता है वो क्या कहलाता है, ऊतक। तो यहाँ एक कोशिका तो ये कार्य करेगी नहीं, तो ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर के एक कार्य का संपादन करेंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंग निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से कोशिका का विभेदन स्टार्ट हो जाता है। विभेदीकरण के बाद में यहाँ पर एक जो कैलस था जिसमें अविभेदनशील कोशिकाओं का जो समूह था, जब यह न्यूट्रिएंट परिवर्तित करते हैं, पोषक माध्यम परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ लगातार परिवर्तन होते हैं। और परिवर्तन होने के बाद में एक अविभेदनशील कोशिकाओं के समूह से किसका निर्माण हो जाता है, पूरे के पूरे पादप का निर्माण हो जाता है। कोशिक पादप के विभिन्न भागों का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर कोशिका विभेदन की जो प्रक्रिया है, इस कोशिका विभेदन की प्रक्रिया को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, बाधित किया जाता है, रोका जाता है। प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के कारक होते हैं, एक भौतिक कारक और दूसरे रासायनिक कारक। फर्स्ट बात करते हैं भौतिक कारकों की। भौतिक कारकों में दो कारक सबसे पहले हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट प्रकाश। प्रकाश, अगर प्रकाश उपस्थित है तो यहाँ जो जाइलम का निर्माण है, जाइलम निर्माण क्या हो जाता है, अवरुद्ध। अगर प्रकाश की उपस्थिति है, क्योंकि यहाँ जब हम लैब के अंदर कार्य करते हैं तो प्रकाश को एक निश्चित मात्रा में रखा जाता है। अगर एक प्रकाश की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा दी जाए, प्रकाश अधिक मात्रा में कर दिया जाए, तो जाइलम का जो निर्माण है वो क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा टेम्परेचर, ताप। ताप के लिए यह फिक्स होता है कि 35 डिग्री सेल्सियस अगर ताप हो जाए, इतना ताप अगर उपस्थित है, 35 डिग्री सेल्सियस ताप अगर उपस्थित है, इससे ऊपर और नीचे अगर है तो यहाँ कुछ और ही या तो अवरुद्ध होगा जाइलम निर्माण या फिर और अधिक तेजी से होगा। हम बात कर रहे हैं फिक्स हीट रेशो पर 35 डिग्री सेल्सियस पर। इतना अगर टेम्परेचर है तो यहाँ जो जाइलम का निर्माण है, जाइलम का निर्माण बेहतर होता है। निर्माण क्या होता है, बेस्ट। यहाँ इस टेम्परेचर पर सबसे बेस्ट प्रकार का जाइलम का निर्माण होता है। दूसरे होते हैं रासायनिक कारक। रासायनिक कारक, रासायनिक कारकों में यहाँ सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होते हैं वो होते हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो वो होते हैं हार्मोन्स और एक्टिव एग्जाम्पल्स। जैसे अगर यहाँ पर जिब्रेलिन है, अगर यहाँ जिब्रेलिन की उपस्थिति है तो जिब्रेलिन अपना प्रभाव किसके साथ दिखाएगा, ऑक्सीन की उपस्थिति में। अगर ऑक्सीन एब्सेंट है तो जिब्रेलिन अपना प्रभाव नहीं दिखाता है, लेकिन अगर ऑक्सीन उपस्थित है तो जिब्रेलिन अब अपना प्रभाव दिखाएगा। और ऑक्सीन की उपस्थिति में यहाँ पर जिब्रेलिन क्या करेगा कि जो सेल्स होती हैं, सेल्स का यहाँ दीर्घीकरण हो जाएगा। सेल्स का यहाँ क्या हो जाएगा, दीर्घीकरण हो जाएगा। और वैसे भी जब हम जिब्रेलिन पढ़ते हैं तो हमको पता है कि जिब्रेलिन का क्या कार्य है कि यहाँ बौनेपन को दूर करता है। और बौनेपन को दूर कैसे करेगा, जब कोशिकाओं की लंबाई बढ़ेगी, या तो कोशिकाओं की संख्या बढ़े या कोशिकाओं की लंबाई बढ़े, तो ये सेल्स के दीर्घीकरण में क्या होता है,
सहायक होता है या सेल्स का दीर्घीकरण करता है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। सेकंड, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या प्रभाव दिखाता है, तो यहाँ अगर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, अगर ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है, कम, तो प्रभाव अलग होगा। ऑक्सीजन की अगर सांद्रता अधिक है तो प्रभाव अलग होगा। तो यहाँ अगर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है तो जाइलम की वृद्धि होगी, और अगर ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है, अधिक है, तो यहाँ किसकी होती है, फ्लोएम की वृद्धि होती है। तो सांद्रता कम ज्यादा होने पर भी जाइलम और फ्लोएम का निर्माण प्रभावित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइटोकाइनेन की। साइटोकाइनेन भी ऑक्सीजन के साथ अपना प्रभाव दिखाता है, ऑक्सीजन प्लस साइटोकाइनेन। अगर दोनों उपस्थित हैं तो ही अपना प्रभाव दिखाते हैं, और दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, जाइलम। दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, जाइलम का निर्माण करते हैं। एंड लास्ट, शुगर। शुगर की मात्रा अगर 1.5 से लेकर के 2.5% उपस्थित है माध्यम में, शुगर अगर 1.5 से लेकर के 2.5% उपस्थित है, तो यहाँ पर जाइलम का निर्माण होता है। और अगर 4% से अधिक उपस्थित है, अगर ये 4% से अधिक उपस्थित है, तो यहाँ किसका निर्माण होगा, तो यहाँ फ्लोएम का निर्माण होता है। तो यहाँ शुगर की उपस्थिति भी, अगर शुगर कम मात्रा में उपस्थित है तो जाइलम निर्माण को प्रेरित करेगी, अगर यहाँ शुगर अधिक मात्रा में उपस्थित है तो ये फ्लोएम निर्माण को प्रेरित करेगी। तो यहाँ भौतिक और रासायनिक कारक कोशिका से अंग के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।